नमस्कार। आज हमारे सामने एक काफ़ी दिलचस्प दस्तावेज है जिस पर हम बात करने वाले हैं। ये छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद के लिए एक आवेदन पत्र का प्रारूप है। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये एक सामान्य सरकारी फॉर्म जैसा लगता है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो इसे थोड़ा अलग बनाती हैं। सबसे पहली बात, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है, कि ये नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी है, मतलब टेम्पररी। और जो सैलरी है वो भी रेगुलर पे स्केल नहीं, बल्कि एकमुश्त पारिश्रमिक, मतलब लंप सम पेमेंट के आधार पर मिलेगी। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक टेम्पररी लंप सम वाली नौकरी के लिए भी आवेदन प्रक्रिया इतनी डिटेल्ड और फॉर्मल क्यों है? हाँ, बिल्कुल। और यही बात इस प्रारूप को काफ़ी रोचक बनाती है। इस आवेदन पत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सिर्फ इस खास पद के बारे में ही नहीं, बल्कि हम ये समझ सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र में चाहे पद अस्थायी ही क्यों न हो, उम्मीदवारों से किस लेवल की औपचारिकता, मतलब डॉक्यूमेंटेशन, और एक तरह से कहें तो जवाबदेही, उसकी उम्मीद की जाती है। तो चलिए इस फॉर्म के अलग-अलग हिस्सों को ज़रा करीब से देखते हैं ना। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक जानकारी से। आवेदन पत्र भेजना किसे है? इसमें लिखा है, प्रति उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला कबीरधाम, छगा। ये तो खैर सीधा है, सही पते पर भेजना तो पहला कदम है ही। हाँ, पर ये पहला कदम बहुत जरूरी है। प्रशासनिक काम में एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए। जरा सी भी गलती हुई तो आपका आवेदन पता नहीं कहाँ पहुंच जाए और फिर पूरी प्रक्रिया में देर हो सकती है। तो ये दिखाता है कि शुरू से ही एक्यूरेसी कितनी जरूरी है। सही बात है। इसकी ठीक बात, आवेदक को पद का नाम लिखना है, फिर अपना नाम हिंदी में और अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में, और फिर पिता या पति का नाम। ये जो अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स वाली बात है, इसका कोई खास कारण? हाँ, इसका मुख्य कारण है स्पेलिंग में क्लैरिटी लाना, खासकर जब डेटा एंट्री होती है या रिकॉर्ड्स बनते हैं। कई बार हिंदी नामों की अंग्रेजी स्पेलिंग अलग-अलग लोग अलग-अलग लिख देते हैं। कैपिटल लेटर्स से वो कन्फ्यूजन कम होता है। और पिता पति का नाम पहचान स्थापित करने का एक पारंपरिक तरीका है जो अभी भी कई सरकारी फॉर्म्स में चलता है। समझ गया। अच्छा, इसके बाद है पते की जानकारी। स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता दोनों के लिए अलग अलग जगह है। साथ में मोबाइल नंबर भी मांगा है। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये संपर्क साधने के लिए बहुत जरूरी है। कई बार उम्मीदवार, खासकर स्टूडेंट्स या जो काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, वो अपने स्थायी पते पर नहीं होते। तो पत्र व्यवहार का पता वो होता है जहां उनसे कांटेक्ट किया जा सके। विभाग को अगर इंटरव्यू के लिए बुलाना है या कोई और सूचना देनी है तो वो सही जगह पहुंचनी चाहिए, है ना। और मोबाइल नंबर तो आजकल सबसे तेज तरीका है बात करने का, तो वो तो अनिवार्य जैसा ही है। मतलब ये पूरा फोकस कम्युनिकेशन चैनल बनाने पर है। ठीक है। तो पहचान हो गई, संपर्क का तरीका हो गया। अब फॉर्म का अगला हिस्सा लगता है योग्यता और पात्रता शर्तों पर है। सबसे पहले जन्म तिथि पूछी है, अंकों और शब्दों में, और फिर 1 जनवरी 2025 को उम्र क्या होगी, साल, महीने और दिन में बतानी है। शब्दों में जन्म तिथि और दिन तक उम्र की गणना, ये थोड़ा डिटेल्ड नहीं है? अंकों और शब्दों में लिखना तो एक तरह का डबल चेक है, ताकि लिखने में गलती न हो। और जहां तक 1 जनवरी 2025 की कट ऑफ डेट का सवाल है, वो तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ताकि सबकी पात्रता एक ही तारीख के हिसाब से जांची जाए। लेकिन हाँ, साल, महीने और दिन तक गणना मांगना थोड़ी ज्यादा बारीकी दिखाता है। हो सकता है इसका संबंध आयु सीमा में जो छूट मिलती है उसके नियमों से हो। कभी-कभी कुछ मामलों में दिनों का फर्क भी मायने रखता है। ये दिखाता है कि कितनी सटीकता चाहिए उन्हें। हाँ, और इसी से जुड़ा अगला सवाल भी है। पूछा है कि क्या आवेदक आयु सीमा में छूट चाहता है, हाँ या नहीं? और अगर हाँ, तो फिर उसका आधार बताना होगा और सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। जी, ये महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि नियमों के तहत छूट मिल सकती है कुछ कैटेगरीज के लिए, लेकिन ये अपने आप नहीं मिलती। आवेदक को इसके लिए क्लेम करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस नियम के तहत छूट मांग रहा है, और फिर उसका प्रूफ, मतलब सर्टिफिकेट भी देना होगा। ये पक्का करता है कि छूट सिर्फ योग्य लोगों को ही मिले, इसका गलत इस्तेमाल ना हो। जिम्मेदारी आवेदक पर है कि वो अपना दावा सबूत के साथ पेश करे। बिल्कुल। आयु के बाद फिर लिंग पूछा है, पुरुष महिला, और जाति वर्ग, मतलब SC ST OBC जनरल, और साथ में अपना सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। ये तो काफी स्टैंडर्ड चीजें हैं। हाँ, ये स्टैंडर्ड है पर जरूरी भी है।
लिंग और जाति वर्ग की जानकारी आरक्षण नीतियों के लिए चाहिए होती है अगर वो इस पद पर लागू है तो। राइट। और सेल्फ अटेस्टेड फोटो से पहचान कंफर्म होती है, ये पक्का करने के लिए कि जो अप्लाई कर रहा है वही इंटरव्यू या ज्वाइनिंग के टाइम पर आए। जी, ये महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि नियमों के तहत छूट मिल सकती है कुछ कैटेगरीज के लिए, लेकिन ये अपने आप नहीं मिलती। आवेदक को इसके लिए क्लेम करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस नियम के तहत छूट मांग रहे हैं, और फिर उसका प्रूफ मतलब सर्टिफिकेट भी देना होगा। जी। ये पक्का करता है कि छूट सिर्फ योग्य लोगों को ही मिले, इसका गलत इस्तेमाल ना हो। जिम्मेदारी आवेदक पर है कि वो अपना दावा सबूत के साथ पेश करे। बिल्कुल। आयु के बाद फिर लिंग पूछा है, पुरुष, महिला, और जाति वर्ग मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, और साथ में अपना सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। ये तो काफी स्टैंडर्ड चीजें हैं। हाँ, ये स्टैंडर्ड है पर जरूरी भी है। लिंग और जाति वर्ग की जानकारी आरक्षण नीतियों के लिए चाहिए होती है अगर वो इस पद पर लागू है तो। राइट। और सेल्फ अटेस्टेड फोटो से पहचान कंफर्म होती है, ये पक्का करने के लिए कि जो अप्लाई कर रहा है वही इंटरव्यू या ज्वाइनिंग के टाइम पर आए। अच्छा, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। सवाल नंबर 12 ये पूछता है, कबीरधाम जिले, छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हैं? हाँ, नहीं? और अगर हाँ कहते हैं, तो फिर सक्षम अधिकारी मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जारी किया हुआ निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, वो भी एक टेम्पररी पोस्ट के लिए? ये पॉइंट वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इशारा करता है स्थानीय रोजगार नीतियों की तरफ। कई राज्यों में, खासकर ग्रुप सी और डी लेवल की नौकरियों में, वहाँ के लोकल निवासियों को प्राथमिकता देने का नियम होता है। तो हो सकता है कि कबीरधाम जिले का निवासी होना इस पद के लिए एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या प्रेफरेंस का आधार हो,
और सक्षम अधिकारी जैसे तहसीलदार वगैरह उनका जारी किया हुआ प्रमाण पत्र ही इस दावे को कानूनी मान्यता देता है। ये दिखाता है कि सरकार शायद लोकल लेवल पर रोजगार देने को प्राथमिकता दे रही है, भले ही पद टेम्पररी क्यों ना हो। लेकिन हाँ, ये बाहर के उम्मीदवारों के लिए एक रुकावट भी बन सकता है। हाँ, ये वाकई में गौर करने वाली बात है। स्थानीयता पर इतना जोर। खैर, आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता, इसके लिए तो एक पूरी टेबल दी हुई है। कौन सी परीक्षा पास की, किस साल में, किस बोर्ड या संस्था से कितने नंबर मिले, कुल कितने में से, परसेंटेज क्या रहा और डिवीजन क्या था। पूरा डिटेल। हाँ, ये टेबल उम्मीदवार की एकेडमिक प्रोफाइल का पूरा मैप देती है। परसेंटेज और डिवीजन के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाने या मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने में आसानी होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके नीचे का निर्देश कि जन्मतिथि का प्रमाण, जो अक्सर 10वीं की मार्कशीट होती है, और सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां लगानी है। सत्यापित प्रतियां, अटेस्टेड कॉपीज, इसका क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है? आजकल तो सेल्फ अटेस्टेड चलता है ज्यादातर। देखिए, सत्यापित प्रतियों का मतलब होता है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी को किसी गजेटेड ऑफिसर या किसी और निर्धारित अथॉरिटी ने स्टैंप और साइन करके सर्टिफाई किया हो कि ये ओरिजिनल की सच्ची कॉपी है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में सेल्फ अटेस्टेशन को काफी बढ़ावा मिला है चीजों को आसान बनाने के लिए, लेकिन कुछ विभाग, खासकर सरकारी, अभी भी वो पुरानी अटेस्टेशन वाली प्रक्रिया ही फॉलो करते हैं, शायद जहां डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी पर ज्यादा जोर देना होता हो। ये प्रक्रिया डॉक्यूमेंट्स की विश्वसनीयता तो बढ़ाती है, लेकिन हाँ, आवेदक के लिए थोड़ी भाग दौड़ वाली हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम में एक तरह का जो अविश्वास है उसको भी दिखाता है कि उम्मीदवार के दावे को किसी तीसरे की पुष्टि चाहिए। हाँ, ये प्रोसेस को थोड़ा मुश्किल तो बनाता है। अच्छा, अगला सवाल है कि क्या आवेदक किसी सरकारी या सेमी गवर्नमेंट संस्था में काम कर रहा है, और अगर हाँ, तो फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लगाना होगा। इसका क्या मतलब है, क्यों चाहिए ये? एनओसी या अनापत्ति प्रमाण पत्र ये पक्का करता है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही सरकारी या सेमी सरकारी नौकरी में है, तो उसका जो अभी का एम्प्लॉयर है उसे इस नई नौकरी के लिए अप्लाई करने पर कोई ऐतराज नहीं है। ये कई वजहों से जरूरी है। एक तो पारदर्शिता बनी रहती है, दूसरा ये पक्का होता है कि कर्मचारी सही चैनल से अप्लाई कर रहा है, और तीसरा, अगर उम्मीदवार चुन लिया जाता है तो उसे अपनी पुरानी नौकरी से रिलीव होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बिना एनओसी के अप्लाई किया तो हो सकता है सिलेक्शन कैंसिल भी हो जाए। ये दिखाता है कि सरकारी विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन और प्रोसेस फॉलो करना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो हमने पहचान, पात्रता, योग्यता और पिछली नौकरी की स्थिति ये सब कवर कर लिया। अब फॉर्म के आखिर की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट देने को कहा गया है कि कौन-कौन से सर्टिफिकेट साथ में लगाए हैं। हाँ, ये एक चेकलिस्ट जैसा है, आवेदक के लिए भी और जो आवेदन रिसीव करेगा उस क्लर्क के लिए भी। आवेदक देख सकता है कि उसने सारे जरूरी कागज लगा दिए हैं या नहीं, और क्लर्क भी आसानी से चेक कर सकता है कि सब कुछ है या कुछ कम है। ये बस प्रशासनिक सुविधा के लिए है ताकि गलतियां कम हो। और फिर सबसे आखिर में आता है घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन। ये तो हर फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें जो लिखा है वो ध्यान देने लायक है। आवेदक को कंफर्म करना होता है कि जो भी जानकारी उसने दी है वो सच है और पूरी है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। इस घोषणा की जो भाषा है वो इसे लीगली बाइंडिंग बनाती है, कानूनी रूप से बाध्यकारी। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी जानकारी गलत पाई गई, चाहे सिलेक्शन से पहले या नौकरी मिलने के बाद भी, तो उम्मीदवारी या नियुक्ति रद्द की जा सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आगे लिखा है कि अगर कोई तथ्य छुपाया गया या गलत बताया गया, तो न सिर्फ अपॉइंटमेंट कैंसिल होगा और सारे क्लेम खत्म हो जाएंगे, बल्कि आवेदक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। ये तो मतलब एक टेम्पररी लमसम वाली पोस्ट के लिए काफी कठोर लग रहा है। बिल्कुल, ये घोषणा पत्र शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे गंभीर हिस्सा है। ये आवेदक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है। वैधानिक कार्रवाई की बात इसे सिर्फ नौकरी जाने के डर से कहीं आगे ले जाती है। ये तो लीगल एक्शन की चेतावनी है। इसका मकसद साफ है, ईमानदारी पर जोर देना। ये दिखाता है कि सरकारी पद, चाहे वो कितना भी छोटा हो या टेम्पररी, वो एक भरोसे का पद माना जाता है और उसमें किसी भी तरह की बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये उम्मीदवार को एक कड़ा मैसेज देता है कि भाई, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसे हल्के में मत लो।
तो इस पूरे आवेदन पत्र को देखकर क्या समझ आता है? एक तरफ तो एक अस्थायी पद है, दूसरी तरफ इतनी डिटेल्ड जानकारी मांगी जा रही है, निवास प्रमाण पत्र पर इतना जोर है, अटेस्टेड कॉपीज चाहिए, और आखिर में इतनी कड़ी कानूनी चेतावनी वाली घोषणा। हाँ, ये कई चीजें एक साथ दिखाता है। पहला तो ये कि सरकारी प्रक्रियाओं में स्टैंडर्डाइजेशन कितना गहरा है। बहुत सारे नियम और फॉर्मेट स्थायी पदों जैसे ही अस्थायी पदों पर भी लागू हो जाते हैं। दूसरा, ये पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की कोशिश को दिखाता है। इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन शायद इसी का हिस्सा है। तीसरा, लोकल रोजगार को प्राथमिकता देने की नीति भी इसमें साफ झलकती है। और चौथा, ईमानदारी पर बहुत ज्यादा जोर है, जो शायद पब्लिक सेक्टर में भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है। लेकिन क्या ये प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा जटिल नहीं हो गई है, खासकर एक टेम्परेरी पोस्ट के लिए? क्या इससे वो उम्मीदवार डिस्करेज हो सकते हैं जिन्हें शायद जल्दी रोजगार की जरूरत हो? ये बहुत ही जायज सवाल है। इस तरह की जो जटिल और डॉक्यूमेंट हैवी प्रक्रिया होती है, वो निश्चित रूप से टाइम कंज्यूमिंग होती है और कभी-कभी महंगी भी हो सकती है। सर्टिफिकेट बनवाना, अटेस्ट करवाना, इन सब में ये तर्क दिया जा सकता है कि ये शायद ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, मतलब नौकरशाही की जड़ता का भी प्रतीक है, जहां नियमों का पालन करना अपने आप में एक लक्ष्य बन जाता है, असल उद्देश्य सही उम्मीदवार ढूंढना से भी ज्यादा। क्या ये प्रक्रिया वाकई सबसे अच्छी उम्मीदवार को आकर्षित करने और चुनने का सबसे अच्छा तरीका है, या ये सिर्फ उन लोगों के फेवर में है जो इस सिस्टम की पेचीदगियों को समझने और उसमें नेविगेट करने में माहिर है? तो हमने देखा कि कबीरधाम में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के इस अस्थायी पद का आवेदन पत्र सिर्फ एक फॉर्म नहीं है। यह सरकारी भर्ती प्रक्रिया के कई पहलू हमारे सामने लाता है। स्थानीयता पर जोर, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत, पारदर्शिता की कोशिश और ईमानदारी पर इतना सख्त आग्रह। हर कॉलम, हर निर्देश के पीछे कोई ना कोई वजह है, चाहे वो प्रशासनिक सुविधा हो, नियमों का पालन हो या उम्मीदवार की जवाबदेही तय करना हो। बिल्कुल। और ये हमें सोच के साथ छोड़ जाता है कि पब्लिक सेक्टर में चाहे पद का लेवल या समय कुछ भी हो, प्रोसेस का पालन करना और डॉक्यूमेंट्स का सबूत देना, ये सबसे ऊपर रहता है। ये एक दोधारी तलवार हो सकती है। एक तरफ ये निष्पक्षता और जवाबदेही लाती है, तो दूसरी तरफ ये प्रक्रिया को धीमा और बोझिल भी बना सकती है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। सवाल ये है कि क्या एक अस्थायी सीमित समय की सरकारी नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा और लचीला, थोड़ा कम डॉक्यूमेंट वाला बनाया जा सकता है, बिना पारदर्शिता और जवाबदेही से समझौता किए? या फिर क्या ये औपचारिकता ही सरकारी पदों की गरिमा और गंभीरता बनाए रखने के लिए जरूरी है, चाहे पद अस्थायी ही क्यों ना हो? इस पर सोचने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।